ठीक है, चार गुणों की समानता पाई जाती है, चाहे चुंबकीय सुई हो, चाहे चुंबकीय हमारा जो है क्षण चुंबक हो और चाहे धारावाही प्रणालिका हो। हमने कहा जिस प्रकार धारावाही प्रणालिका में क्या होता है, धारावाही प्रणालिका को स्वतंत्र लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है, उसी तरह क्षण चुंबक एवं दंड चुंबक भी ठहरता है। पहली क्वालिटी हो गई। दूसरा दोनों में क्या समानता हो गई, जिस प्रकार एक क्षण चुंबक को क्या करता है, दूसरा क्षण चुंबक का समान ध्रुव प्रतिकर्षित और विपरीत ध्रुव क्या करता है, आकर्षित करता है। उसी प्रकार हमारी धारावाही प्रणालिका भी दो अगर लेते हैं तो समान ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित, और विपरीत क्या करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तीसरा, दोनों लोहे के छोटे टुकड़े क्या करते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और चौथा, दोनों के समीप चुंबकीय सुई लेके जाएंगे तो विक्षेपित हो जाती है, अर्थात चुंबकीय सुई ये बता रही है कि दोनों क्या उत्पन्न करें, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। अब देखते हैं इसमें फार्मूले से। तुल्यांकी का मतलब होता है वही समानता व्यक्त करना, इक्विवेलेंट, दोनों समान है। अगर क्षण चुंबक हमने पढ़ा है कि अगर क्षण चुंबक अगर ऐसे हम रखते हैं नॉर्थ या साउथ हो तो इसके अगर इससे स्मॉल r दूरी पे अगर हम निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र B बराबर, तो हम लोग पढ़े हैं होता है μ0/4π × 2m/, हम लोग पढ़े हैं r³ होता है। ठीक है, अगर क्षण चुंबक है इसके अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय, अक्षीय स्थिति है, ये हमारी होती है निरक्षीय स्थिति। तो अगर निरक्षण लंबवत अगर यहाँ अक्षीय स्थिति में निकाल रहे हैं स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P पर, तो क्षण चुंबक का निकलता है μ0/4π 2π/2m/r³, जहाँ m क्या है, m हमारा द्विध्रुव चुंबक का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो हम इसी को प्रूव करेंगे कि क्या धारावाही प्रणालिका में भी ऐसी स्थिति आएगी। तो चलो, अगर एक धारावाही प्रणालिका हमने लिख लिया, मान लिया हमारा 2l लंबाई का कोई धारावाही क्या होगी, प्रणालिका होगी। क्या होगी, यहाँ पे 2l लंबाई कोई धारावाही प्रणालिका होगी। बीच में इसका ये बीच वाला हिस्सा हो गया O। यहाँ से स्मॉल x दूरी पे हमने एक पतली सी पट्टी ले ली। इस पट्टी की मोटाई हो गई dx, कितना हो गई, dx हो गई। तो यहाँ ये जो पट्टी है यह चारों तरफ से होगी, यानी पूरा ऐसे वाले पे होगी। ठीक है, हमने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई इस प्रकार बंद लूप है तो स्मॉल यहाँ पे दूरी पे, स्मॉल r दूरी पे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। हमने मान लिया कि यहाँ से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु हमारा हो गया P। यहाँ हो गया कोई बिंदु P। अगर यहाँ पे निकालते हैं तो हमने पढ़ा है एक लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है μ0NI NI कितना होता है, दो, तो होता है 2r² + a² पावर 3/2, ऐसे कुछ होता है क्या, यहाँ पे a² भी होता है। अगर इसकी त्रिज्या a है तो ऐसा कुछ पढ़ेंगे हम लोग। अगर एक बंद लूप है इसकी त्रिज्या a है, मान लो यहाँ से दूरी स्मॉल r हो गई, तो चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0NI a² 2r² + a² 3/, तो इस प्रकार का हम लोग पढ़े हैं। तो उस हिसाब से अगर इसको देखा जाए, इसके हिसाब से हमने मान लिया यहाँ पर कि माना हमारे पास, पहली चीज बता दें इसमें कि अगर धारावाही प्रणालिका है, अगर इसमें ध्रुव निर्धारित करना है तो हमने बताया होगा कि जिधर हमारा धारा की दिशा क्या होती है, घड़ी की दिशा में होती है, घड़ी की दिशा मतलब दक्षिणावर्त होती है, वहाँ पे दक्षिणी ध्रुव बनता है। वहाँ क्या बनता है, दक्षिणी ध्रुव बनता है। और जहाँ धारा की दिशा, घड़ी की दिशा ऐसे ही होती है ना, ये घड़ी की दिशा हो गई, अगर इस दिशा में है तो इसका मतलब वहाँ पे कौन सा ध्रुव बनेगा, दक्षिणी ध्रुव। अगर घड़ी के विपरीत दिशा में अगर धारा है तो वहां पे क्या बनेगा, उत्तरी ध्रुव बनता है। पास में आ रही है। तो धारावाही उसमें लिख लो धारावाही प्रणालिका के लिए, देख लो इसमें हम जो है पहले से क्या है, क्षण चुंबक का हम जानते हैं, अक्षीय स्थिति में क्या होता है, हम चेक करेंगे कि क्या धारावाही प्रणालिका का भी अक्षीय स्थिति में ही आता है। तो सबसे पहले हमने बता दिया इसमें दो ध्रुव बन जाएंगे। इसको हमने क्या माना, इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें प्रणालिका की लंबाई हमारी क्या होगी, माना
परिनालिका की लंबाई हो गई, परिनालिका की लंबाई हो गई 2l, लंबाई 2l, तथा त्रिज्या इसकी क्या हो गई, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया स्मॉल a है, लंबाई 2l, त्रिज्या स्मॉल a, तथा इसके प्रति एकांक लंबाई में, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या हमने मान लिया स्मॉल n है, क्योंकि कैपिटल N पूरे फेरों की संख्या को मानते हैं। ठीक है, तो अगर इसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है, स्मॉल n है, तो यहाँ हम कितनी मोटाई ले रहे हैं, कितनी लंबाई ले रहे हैं, मात्र हम dx लंबाई का भी उपयोग करेंगे। किसका करेंगे, dx लंबाई का। तो बताओ अगर एकांक लंबाई में, यानी ए वही एकांक लंबाई मतलब 1 हो गया, में फेरों की संख्या अगर n है, तो अगर 2 लंबाई लेंगे तो 2 गुना, 3 लंबाई लेंगे तो 3 गुना, अगर हम dx लंबाई लेंगे तो dx गुना हो जाएगा। तो dx लंबाई में फेरों की संख्या कितना हो जाएगी, में फेरों की संख्या हमारी क्या हो जाएगी, हो जाएगी n इंटू dx हो जाएगा। ठीक है, dx होगी, तथा मध्य बिंदु O से, कहां से, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पे हमें P बिंदु पे मान लो निकालना है। इस मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की, लोग शॉर्टकट नहीं लिखा हूं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यही सूत्र लगाने जा रहे हैं। चूंकि हम जो निकाल रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र केवल मात्र dx लंबाई के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए, dx, पूरी लंबाई कितना है, 2l है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र जो निकलेगा अभी सूक्ष्म निकलेगा, तो यहाँ पे dv बराबर हो जाएगा μ0। देखो यहाँ ni इस्तेमाल करें, चूंकि यहाँ फेरों की संख्या n नहीं है, कितना फेरों की संख्या, n इंटू dx है, और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है, a है, तो यहाँ पर भी a ही है। ठीक है, इसमें जो हम दूरी निकालते हैं x दूरी पे निकालते हैं सूत्र में, यहाँ पे दूरी कितनी है, r है, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 3/2, एकदम सेम फॉर्मलेस हो गया। ठीक है, अंतर कितना है, जो सूत्र होता है हमारा कैपिटल N फेरों के लिए है, यहाँ पे किसके लिए हम निकाल रहे हैं, dx लंबाई के लिए। तो dx लंबाई में फेरे कितने हो जाएंगे, n इंटू dx, क्योंकि स्मॉल n किस में फेरे हैं, एकांक लंबाई में फेरे हैं। अब हमें निकालना होगा पूरे में, तो हमें कहाँ निकालना होगा, पूरे प्रणालिका के लिए निकालना होगा। तो पूरे प्रणालिका के लिए क्या हो जाएगा, पूरे परिनालिका के लिए, पूरे प्रणालिका के लिए के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालो। अगर पूरे प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र अगर निकाल रहे हैं तो हो जाएगा हमारा B, और यहाँ पर इसका हो जाएगा समाकलन। पूरी प्रणालिका हमारी कहाँ से है, O के सापेक्ष L दूरी इधर है, L दूरी इधर है। अगर इधर की दूरी L को धनात्मक लेते हैं, इधर वाली दूरी क्या हो जाएगी, दूरी इधर की ऋणात्मक हो जाएगी, यानी यहाँ समाकलन करेंगे -L से +L। O के सापेक्ष दूरी ले रहे हैं। हमने चुंबक को, धारावाही प्रणालिका को इस प्रकार रखा है कि उसका जो बीचों बीच का केंद्र है वो यहीं पे है, तो L दूरी इधर होगी, L दूरी इधर होगी। इधर वाली दूरी अगर L धनात्मक लेंगे, इधर वाली क्या हो जाएगी, ऋणात्मक, यानी समाकलन होगा O के सापेक्ष -L से कहाँ तक करेंगे, L तक कर देंगे, तो पूरी प्रणालिका हो गई नहीं हो गई हमारी। तो समाकलन में कहाँ करेंगे, -L से +L तक करेंगे, और बाकी ये हमारा हो जाएगा म्यू n इंटू dx इंटू a स्क्वायर अपान हो जाएगा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ बताओ समाकलन किसका हो रहा है, प्रणालिका में जो dx है इसी को तो बढ़ा रहे हैं। समाकलन किसके सापेक्ष होगा, यहाँ पर x सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष समाकलन होता है या तो उसी का होगा या तो उससे कोई संबंध रखने वाला हो। तो यहाँ x का ही क्यों होगा, लेकिन यहाँ
सब के सब कोई भी x से संबंध नहीं रखता है। कोई रखता है x से संबंध तो सब आ जाएंगे यहाँ पे बाहर। यहाँ पे म्यू आ जाएगा बाहर, n हो जाएगा बाहर, ए स्क्वायर भी जाएगा बाहर, सब बाहर। नीचे हो जाएगा 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर जाएगा 3/2, ये भी हो गया। यहाँ बचा क्या, माइनस एल से प्लस एल, बच गया केवल dx। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यानी मात्र क्या बचा, केवल एक। क्या बचा, एक बचा। और एक का समाकलन जिसके सापेक्ष करते हैं वही आता है। x सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। तो x जब एक बार क्या रखेंगे, प्लस एल, एक बार क्या रखेंगे, माइनस एल। तो जब माइनस एल रखते हैं नीचे वाला तो इसको क्या करते हैं, घटाते हैं। तो घटाने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे l प्लस एल कितना हो गया, 2l। या वैसे भी देख लो आसान भाषा में, dx का समाकलन कर रहे हैं कहाँ के लिए, 2l के लिए। तो वैसे भी ये पूरा का पूरा क्या आ जाएगा, 2l आ जाएगा। dx हमारा क्या हो जाएगा, पूरा यही dx है ना। पूरे प्रणालिका के लिए समाकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2l बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 2l। तो मैं इसको सीधे 2l लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 2l हो जाएगा। तो b बराबर आ जाएगा हमारा μ0n a स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2l। चाहो तो समाकलन करके चेक कर सकते हो। जैसे एक है, देख लो एक बार शॉर्टकट में, एक का समाकलन x से सापेक्ष होगा तो x हो जाएगा। लिमिट यहाँ क्या रखेंगे, माइनस एल से प्लस एल, प्लस यहाँ पे रखा जाएगा, फिर क्या रखेंगे यहाँ पर, माइनस एल। चूंकि जो दूसरा वाला मान होता है उसको हम लोग घटाते हैं, क्या करते हैं, उसको घटाते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 2l आया कि नहीं है। वैसे भी सिंपल भाषा में यही dx है। इसको पूरा छड़ के लिए निकालोगे तो समाकलित होकर पूरा 2l लंबाई हमने माना तो पूरा 2l हो जाएगा, l मानेंगे तो l हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसको पूरा ही कर लो, देख लो। म्यू यहाँ पे हो गया μ0, यहाँ पे n और 2l को एक साथ कर लो, क्योंकि n क्या है, देख लो, n हमारा एकांक लंबाई में फेरों की क्या है, संख्या है। अगर 2 से गुणा करोगे तो 2 लंबाई में निकल जाएगा। एकांक मतलब एक लंबाई समझ लो 1 मीटर, एमकेएस में 1 समझ लो, या सीजीएस में 1 सेंटीमीटर समझ लो। 1 मीटर में फेर संख्या हो गई। अगर 2 मीटर में निकालना है तो 2 से गुणा होगा, 3 मीटर में निकालना है तो 3। अगर मान लो इसको 2l लंबाई से गुणा कर दिया हमने, एक साथ कर लिया दोनों को, 2ln कर दिया, या फिर n गुणे हमने कर दिया 2l, एक साथ ले लिया इन दोनों को। यहाँ बगल में कौन बच गया, ए स्क्वायर। बचा कि नहीं बचा। और नीचे क्या है हमारा, 2r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक चीज़ और देख लो, यहाँ जो r है हमारा, यहाँ से हम बाहर के बिंदु पे निकाल रहे हैं। तो जिस बिंदु पे निकाल रहे हो, इस r की अपेक्षा प्रणालिका हमेशा हमारी पतली होती है। प्रणालिका क्या होती है, पतली होती है। तो हमेशा इस r के सापेक्ष इसकी त्रिज्या क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है। तो यहाँ पर क्योंकि r के सापेक्ष हमारा जो a है क्या होता है, बहुत छोटा होता है। देखो हमने कहा एक बार बनाते हैं तो इसका मतलब है कि r a से बड़ा है, a क्या है r से छोटा है। 2 बार हमने किया तो ये क्या हो गया, हमारा बहुत छोटा। a का मतलब प्रणालिका हमारी पतली है तो इसकी त्रिज्या भी क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी। a जिसकी त्रिज्या है, a इसकी त्रिज्या क्या, बहुत ही छोटी है। किसके अपेक्षा, इस r की अपेक्षा। और जब बहुत छोटी है तो बताओ वर्ग करने पे जो जितना ही छोटा होता है और भी छोटा हो जाता है। जैसे मान लो हमने 1 और 2 लिया, 1 और 2 लिया, 1 हमारा छोटा मात्र है, लेकिन वर्ग कर दिया तो 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब बताओ 4 के बच्चा 1 और भी छोटा हो गया, नहीं हो गया, ठीक है। जितना भी, जैसे मान लो 1 और 5 है, 1 मान लो 2 और 5 हमने कर दिया, 2 छोटा है 5 से, वर्ग किया तो 5 का वर्ग 25, 2 का वर्ग 4, बहुत अंतर हो गया। तो इसमें वर्ग करने पे और लंबा गैप मिलता है, इसलिए यहाँ पे जो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बहुत ही सूक्ष्म राशि हो जाएगी, बहुत ही, या अत्यंत छोटा कह लो, अत्यंत छोटा होगा। और जब कोई बहुत ही छोटा हो, छोटों को कोई अपने पास रखना चाहता है क्या, ठीक है, अत्यंत छोटा होगा। इसलिए क्या करने पर, अतः ए स्क्वायर को क्या करने पर, छोड़ने पर, कुछ गड़बड़ी है क्या इसमें, हाँ ठीक है, ए स्क्वायर को छोड़ने पर
क्योंकि इसमें जोड़ोगे चाहे नहीं जोड़ोगे, जब बहुत ही छोटा हो जाएगा इसमें जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बात में आ गई। तो यहाँ पे b बराबर क्या बनेगा, देखो ध्यान से, एक चीज और देख लो पता, यहाँ देख लो n में हमने किससे गुणा किया है, 2l। 2l है क्या, पूरी प्रणालिका की लंबाई। अभी हमने बताया कि n एकांक लंबाई में, या ऐसे समझ लो 1 मीटर में इसकी फेरों की संख्या है। अगर इसमें 2 से गुणा किया तो 2 मीटर का फेरों की संख्या बताएगा, 3 से गुणा किया तो 3 मीटर से। यहाँ हमने किससे गुणा किया, 2l से गुणा कर दिया। 2l का मतलब पूरी कुंडली की लंबाई से गुणा किया है, इसका मतलब पूरे कुंडली की फेरों की संख्या को ये बताएगा। तो यहाँ पे जो n गुणे 2l है, ये असल में क्या बता रहा है, ये बता रहा है कैपिटल N कुंडली के कुल फेरों की संख्या, कुंडली के कुल फेरों की संख्या, फेरों की संख्या को बता रहा है। समझ में आया। तो यहाँ पे देख लो, इस फार्मूले में आई भी होता था ना, यहाँ पे हमने आई को छोड़ा है। इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे सकती है, यहाँ आई को हमने छोड़ा है। म्यू एन आई होता है ए स्क्वायर, सब में आई रहेगा। तो ये क्या हो गया, फेरों की संख्या हो गई। अब रखो इसको, अतः अब b बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा म्यू 0, ठीक है। म्यू 0 के बाद इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n, कैपिटल N हो गया, कैपिटल N आई। यहाँ देखो क्या है, स्मॉल a स्क्वायर है कि नहीं है, स्मॉल a स्क्वायर है, ये त्रिज्या का वर्ग है। और नीचे क्या है, नीचे हमने इसको छोड़ दिया, ये हो गया 2 r स्क्वायर है, देखो है कि नहीं है। एक मिनट, इसकी पावर 3/2 भी होता है, 3/2। यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी 3 इसको हमने छोड़ दिया, r की पावर हो जाएगा 3/2। इसके बाद देखो, चूंकि ये हमारा क्या है, त्रिज्या का वर्ग है, r स्क्वायर की तरह है। अगर हम ऊपर नीचे पाई से गुणा कर दें, ऊपर भी पाई से गुणा कर, नीचे भी, तो ये हमारा पाई a स्क्वायर यानी पाई r स्क्वायर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा क्षेत्रफल। क्या हो गया, ये हो गया क्षेत्रफल। तो b बराबर जाएगा म्यू 0 अपान 2 पाई, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n आई ए अपान क्या हो गया, हो जाएगा r की पावर 3। ठीक है, हमने मान लिया हमारी प्रणालिका की लंबाई कितनी हो गई, हमारी जो प्रणालिका उसकी लंबाई 2l हो गई, त्रिज्या क्या हो गई, a हो गई, इसकी एकांक लंबाई फेरों की संख्या क्या हो गया, स्मॉल n हो गया। तो अगर यहाँ dx लंबाई इसकी लेते हैं तो n से गुणा कर देंगे, क्योंकि n एकांक लंबाई में है, तो इसमें फेरों की संख्या हो जाएगी n इंटू dx। मध्य बिंदु O से हमने मान लिया स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P स्थित है, यहीं पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो पहले इसके कारण निकालेंगे, dx लंबाई कारण हम जानते हैं b बराबर होता है म्यू 0 n आई ए स्क्वायर अपान r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 3/2 पावर। यहाँ पे जो कैपिटल N जो फेरों की संख्या होती है वहाँ पे लिखेंगे n इंटू dx। अब यहाँ ये मात्र dx लंबाई के लिए, किसके लिए, प्रणालिका की dx लंबाई की, पूरी लंबाई के लिए निकालना है, पूरी लंबाई के कारण। तो हमें इसका समाकलन करना होगा, ये हमारा b हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे -l से l तक, क्योंकि प्रणालिका इधर -l है इधर प्लस है। यहाँ जब समाकलन करेंगे, अगर यहाँ पे वैसे फिलहाल हम बीच में ही बिंदु लेते हैं, नहीं तो यहाँ से अगर लेते हैं तो 2l भी ले सकते हैं, 0 से 2l भी हो सकता है। लेकिन चुंबक में जो मध्य बिंदु होता है, उदासीन बिंदु यहाँ बीच में उठाया जाता है, मध्य बिंदु बीच में ही लेते हैं, क्योंकि चुंबक दोनों तरफ बराबर काम करता है। तो अब यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे, सब के सब बाहर आ जाएंगे, क्योंकि dx से सापेक्ष केवल x का समाकलन होगा, और x के रूप में यहाँ कोई है नहीं, अकेला है। इसका समाकलन कर देंगे कितने के लिए, 2l के लिए, -l से l, यानी वही 2l के लिए करेंगे। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई हो जाएगी 2l, ये हमारा 2l आ गया। अब यहाँ पे अगर n को और 2l को एक साथ मिला देंगे तो n एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है, 2l से गुणा कर देंगे तो पूरा 2l लंबाई के लिए फेरों की संख्या हो गई, यानी ये हो गई पूरी प्रणालिका में फेरों की संख्या। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल N।
अब यहाँ पे क्या बचा हमारा आई, पहले से है कैपिटल एन हो गया, आई हो गया। ये जो ए स्क्वायर है यहाँ पे हम चाहें तो पाई से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दो पहले से हैं और यहाँ पे हमने बताया कि जो दूरी ले रहे हैं इस यहाँ से उसके सापेक्ष हमारा ए बहुत ही छोटा है, और जब ये छोटा है तो ए का स्क्वायर अत्यंत छोटा हो गया, यानी इसमें जोड़े या ना जोड़े कोई विशेष फर्क नहीं होगा। जैसे मान लो 12,000 में हम तो 4-10 जोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसको हम छोड़ देंगे तो ये आर स्क्वायर अकेले आएगा, इसकी पावर हो गई 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, हो जाएगा आर क्यूब, यहाँ तक आ गया। इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर हो गया, इसको लिखेंगे ए, जहाँ ए क्या होगा, जहाँ कैपिटल ए होगा परिनालिका की अनुप्रस्थ काट का क्या हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हो गया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। अब देखो, तथा हम जानते हैं कि पी एम बराबर क्या होता है, एन आई ये होता है, ये क्या है एम, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, एम बराबर क्या होता है, एन आई ए होता है। तो बताओ यहाँ पे ये एम हो गया कि नहीं हो गया, बी बराबर हो गया हमारा μ0/2 पाई, ये हो जाएगा एम बटे आर क्यूब। अगर यहाँ से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, यहाँ भी 2 से तो यहाँ भी 2 से करना पड़ेगा, तो 4 पाई। एकदम सेम हमारा बना कि नहीं बना। एक छड़ चुंबक के लिए हमने बताया था तुलना करके वैद्युत क्षेत्र से सेम अक्षीय स्थिति में हमारा यही आया था μ0/4 पाई इंटू 2m/r क्यूब, सेम एकदम हमने बताया था। इसका भी सेम आ गया। इसका मतलब ये है कि जो फार्मूला इसके लिए काम करता है वही फार्मूला हमारा छड़ चुंबक के लिए भी काम करता है, क्योंकि दोनों एकदम बिल्कुल सेम आए हैं। ठीक है, तो जो छड़ चुंबक के लिए हम फार्मूला लगाएंगे वही सेम फार्मूला हमारा किसके लिए काम कर देगा, सेम वही हमारा जो है धारा प्रणालिका के लिए भी काम करता है। अंतर क्या होता है, इसमें धारा के कारण उत्पन्न होता है द्विध्रुवाघूर्ण, तो एम बराबर हो जाएगा एन आई ए का प्रयोग करेंगे, और कुछ इसमें अंतर नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने ले लिया यहाँ पे एक परिनालिका ले लिया, चलो रुक जा रहे हैं। यहाँ हमने मान लिया ये माइनस से जोड़ दिया, प्लस से जोड़ दिया, इसमें धारा इधर से आएगी ना। चलो धारा को निर्धारित करो, यहाँ से ये ऐसे यहाँ पे आएगा, धारा ऐसे घूम जाएगी, धारा इधर से आएगी और इधर से निकल गई। बताओ कौन सी दिशा है, हमने यहाँ जहाँ प्लस से धारा चलती है ना, तो यहाँ पे कौन सी दिशा बनेगी, हाँ ये बन गया वामावर्त, नहीं बना, यानी ये बन गया नॉर्थ सीधा, क्या बन गया, ये नॉर्थ बन गया, तो दूसरा लाभ अपने आप ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, साउथ। ठीक है, यहाँ हमने एक छड़ चुंबक ले लिया, यहाँ हमने मान लिया इसका नॉर्थ सीधा हो गया साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसा मानते हैं, ठीक है, अगर मान लो धारा अगर हमने बंद कर दी तो धारा को बंद करने के बाद इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण हो रहा है, आवेश के प्रवाह के कारण हो रहा है। इसके अलावा हमने बताया इसमें जो बल रेखाएं होती हैं, हमने बल रेखा की कल्पना की, एक रेखा की कल्पना की जो कहां से कहां चलती है, जो बाहर में यन से कहां चलेगी, यस की ओर चलती है, यन से कहां चलेगी, यस की ओर चलती है। इसमें ऐसे पूरा बना लोगे, यहाँ यन से कहां चलती है, यस की ओर। ऐसे इधर से उठा लो, यन से चलेगी कहां पर, यस के लिए, और अंदर कहां चलती है, यस से यन की ओर। एक तरह से देखो तो यहाँ जो हम रेखाएं बना रहे, पहली चीज बता दें, जो रेखाएं हम खींचते हैं क्षेत्र रेखाएं काल्पनिक होती हैं, ऐसी कोई भी रेखा होती नहीं है, ये काल्पनिक है। यह बस क्षेत्र को की दिशा को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है, किसको,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करने के लिए यह प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा ये अविरत होती है, यानी कभी समाप्त नहीं होगी। देखो चक्र में है, कहीं रुकेगी नहीं, बीच में कहीं गैप नहीं। ये अविरत रेखा होती है। कैसी रेखा होती है? यह होती है अविरत रेखा। ठीक है, ये अविरत रेखा हमेशा बनती है। ऐसे इसमें बनाएंगे, इसमें भी सेम वही है। यन से निकलेगी, यहां पर बल रेखा है, इधर साउथ से प्रवेश करती है, दक्षिणी ध्रुव से। नॉर्थ से निकलेगी और साउथ पे, अंदर में कहाँ चल रही है? साउथ से नॉर्थ। तो सेम सेम दोनों में यही सिस्टम होता है। चाहे हम ये कौन सा चुंबक हो गया? दंड चुंबक या छड़ चुंबक हो गया, ये हमारी धारावाही प्रणालिका हो गई। दोनों में चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं। एक बना लो, इसको लिख लो, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती हैं। अभी हम बताएंगे चुंबकीय सही से अविरत प्रदर्शन करती हैं। असल में यहाँ पे अगर कभी भी एक कंपास का अगर इस्तेमाल करोगे, कंपास का, तो कंपास हमेशा याद रखना, कहीं पे भी लगाओगे हमेशा बल रेखाएं यहाँ से प्रवेश करेंगे तो साउथ हमेशा इसकी तरफ रहेगा, नॉर्थ इधर रहेगा। ठीक है, कहीं भी लगाओगे नॉर्थ, इसमें जो कंपास सुई होती है हमेशा उसकी सुई जब भी किसी भी दिशा में अगर ठहर रही है, चुंबकीय से मिलाकर रख दिए तो समझ लो कि वहाँ नॉर्थ से बल रेखाएं निकल रही है, साउथ से बल रेखाओं ने प्रवेश किया है। वो हमेशा ऐसे ही रुकेगा, स्टैंड करेगा। अभी दिखा देंगे प्रैक्टिकल करके। ठीक है, तो हमेशा ऐसे ही स्टैंड करेगा। अगर मान लो यहाँ पे हम चुंबकीय सुई रखते हैं तो यहाँ पे चुंबकीय सुई जो होगी वो कुछ इस प्रकार से स्टैंड करेगी। ठीक है, इसमें इधर से बल रेखा प्रवेश करेगी तो साउथ वाली सुई इधर होगी और नॉर्थ वाली इधर होगी। हमेशा सीधी रहेगी सुई, सुई ऐसे मुड़ी नहीं रहेगी, सीधी रहेगी, पर सुई हमेशा ऐसे ही रुकेगी। हमेशा जिधर से बल रेखाएं आ रही हैं, हमेशा, यानी बल रेखा मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। तो बल रेखाएं क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो चुंबकीय क्षेत्र का अविरत प्रदर्शन करती है, मतलब बिना रुके। ठीक है, ठीक है, विरत मतलब हो गया, अविरत मतलब लगातार एकदम लगे हुए, लगातार एकदम व्यक्त करेगी, कहीं भी बीच में टूटेगा नहीं कनेक्शन, हर जगह ये क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती रहेगी। यहाँ तक कि देखो अंदर भी चली गई है। यही है हमारा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा चुंबकीय बल को व्यक्त करती है। अगर बल चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घन हो गई, निकट हो गई, पास पास हो गई, ज़्यादा घनी हो गई, इसका मतलब कि वहाँ जो चुंबकीय बल है उसका मान अधिक है। और जैसे जैसे दूर होते जाएंगे, दूर होने पर इनके बीच का जो अंतराल है, गैप है, वो बढ़ता जाता है। इसका मतलब कि चुंबकीय बल क्या होता जा रहा है? कम होता जाता है। दूसरी बात, ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, पहला सबसे पहला गुण चुंबकीय सुई समझ लो। चुंबकीय सुई को अगर यहाँ स्वतंत्र रूप से कभी भी छोड़ोगे तो हमेशा वो जो काल्पनिक रेखाएं हमारी दिख रही है, क्षेत्र रेखाएं, उन्हीं रेखा के अनुदिश उठाता है। चुंबकीय सुई किसी भी चुंबकीय सुई, अगर चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाओगे तो हमेशा उसकी सुई क्षेत्र रेखा के अनुसार ही ठहरती है। जैसे भी क्षेत्र रेखाएं बनेंगे, नहीं इधर नॉर्थ साउथ अपने हिसाब से नहीं, अभी हम दिखा देंगे। इसमें सुई हमेशा जब भी ठहरेगी तो हमेशा इसके क्षेत्र रेखा के हिसाब से ही ठहरेगी।
और जब भी सुई ठहरे तुरंत समझ जाना कि साउथ वाले की तरफ से बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और नॉर्थ की तरफ से बाहर निकल रही हैं। ये इसकी दिशा होती है। चुंबकीय सुई हो गया इसमें। दूसरी चीज़, ये हमेशा क्या होती है, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये बल रेखाएं दूसरे को कभी काटती नहीं है। ठीक है। दूसरा भी हमने बता दिया, जहां पे बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, हमारा प्रबल होगा। और जहां पे बल रेखाएं क्या होंगी, दूर दूर होंगी, वहां पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र हमारा दुर्बल होगा। बस इतना ही है इसमें। हाँ, एक चीज और है, हमने इसमें बताया नहीं। पीछे हम लोग फिगर में बनाते थे, अगर चुंबकीय क्षेत्र कभी भी, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं अगर समांतर हो गई और समान दूरी पर है, देख लो, तो ये किस प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक है। इसमें 4 गुण हो गए। पहला क्या, कभी भी अगर कंपास की सुई चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो हमेशा उस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को व्यक्त करती हैं, जिसमें चुंबकीय बल रेखाएं कहां से, दक्षिणी ध्रुव से, दक्षिणी सिरे से, दक्षिणी ध्रुव नहीं, चुंबकीय सुई के दक्षिणी सिरे से क्या होती है, प्रवेश करती हैं, और उत्तरी सिरे से क्या होती हैं, बाहर निकलती है। इस प्रकार व्यक्त करता है। दूसरा हमने क्या बताया इसमें, कभी भी ये रेखाएं दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है। और तीसरा क्या हमने बताया इसमें, कि जहां पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां पे रेखाएं, बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती हैं, और जहां चुंबकीय क्षेत्र कमजोर होता है, दुर्बल होता है, वहां पे बल रेखाएं क्या होती हैं, दूर दूर होती हैं। और चौथा हमने क्या बता दिया, अगर कहीं पे भी चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं परस्पर समांतर और बराबर दूरी पे हैं, परस्पर समांतर भी, और किस पे, अधिक कम या अधिक ना हो, बराबर दूरी पे हो, तो उस समय वो किसको व्यक्त करती हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करती हैं। चारों टॉपिक क्लियर समझ आ गया कि नहीं आ गया। देख लो पृथ्वी को पहले, ये मान लो पृथ्वी का घूर्णन अक्ष हो गया। क्या हो गया ये, घूर्णन अक्ष जानते हो, पृथ्वी जिसके सापेक्ष घूमती है। अगर ऊपर से देखेंगे तो पृथ्वी, अगर ऊपर मान लो चले गए, पृथ्वी को ऊपर से देख रहे हो, तो पृथ्वी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमती है। दिशा सही है। ये घूर्णन अक्ष हो गया, ये घूर्णन अक्ष हो गया, यानी इसी के सापेक्ष घूमती है, घूर्णन अक्ष। यही कारण है पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। इसीलिए हमारे यहाँ सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में। दो ऐसे ग्रह हैं हमारे सौरमंडल में, शुक्र और वरुण, जो उल्टा घूमते हैं, क्लॉकवाइज। तो वहाँ पे सूर्य पश्चिम दिशा में निकलता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है। पास में आ रही है, क्योंकि वो उल्टा घूमते हैं, बाकी सबसे उल्टे हैं। तो यहाँ जिस अक्ष के थ्रू हमारी पृथ्वी घूम रही है, इसको ऊपरी वाले को हम कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है। कौन ध्रुव है, ये भौगोलिक के दृष्टिकोण से, भौगोलिक, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो गया। ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ये भौगोलिक में दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा, हो गया भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव पाया जाता है। भौगोलिक मतलब जिसको सामान्यतः हम कहते हैं ना कि इधर उत्तर है इधर दक्षिण है, सामान्य दिशा में कहते हैं, भूगोल के हिसाब से ये हो गया। लेकिन चुंबक के हिसाब से ऐसा काम नहीं करता। चुंबक जरा सा इधर थोड़ा सा घूम के रोटेट करके इधर करीब प्रयोग में पाया जाता है। पृथ्वी का मान लो इधर केंद्र हो गया हमारा, ये मान लो पृथ्वी का हमारा केंद्र हो गया। ठीक है। यहाँ से हल्का सा कोण घूमता है, लगभग 11.5 अंश के आसपास प्रैक्टिकल में पाया गया, 11.5 अंश। ठीक है। ये कोण अलग अलग हो सकता है, यहाँ पे पाया जाता है। ये हमारा जो है, इसको हम लोग कहते हैं, ये हमारा होता है चुंबकी, ये है चुंबकी। ठीक है। ये है चुंबकी उत्तरी ध्रुव, चुंबकी उत्तरी ध्रुव है। यानी असल में पृथ्वी जिस अक्ष के सापेक्ष घूम रही है, उसमें ऊपर हिस्सा क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव है। लेकिन कौन सा उत्तरी ध्रुव है, वो भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है।
और जो निचला सिरा होता है उसको कहते हैं, हम जानकारी के लिए इसको बता रहे हैं क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से अब इसको दिखा नहीं रहा है। जो निचली सिरा होता है उसको क्या कहते हैं, भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। लेकिन जो चुंबकी वाला बनता है वो थोड़ा सा घूम के बनता है, इससे थोड़ा सा हट के होता है, थोड़ा सा 11:30 करीब करीब प्रयोग में पाया गया है, लेकिन एक कोड अलग अलग हो सकता है, सभी बिंदुओं पे एक कोड अलग अलग मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अंदर से केंद्र के हिसाब से यह 11:30 ही प्रैक्टिकल में पाया जाता है। तो ऊपर वाला बनेगा उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला बनेगा ये, इसको हम कहते हैं ये हमारा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बनेगा। क्या बनेगा? चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बनेगा। समझा? ये हमारा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, ये ऐसे काम करता है जैसे यहाँ पे जैसे लगता है कि हम लोगों ने क्या किया है, पड़ोसी से चुम्बक चुरा के यहाँ रख दिया। देखो ये ऐसे काम करता है जैसे यहाँ से एक पड़ोसी से हमने क्या किया, चुम्बक चुरा के रख दिया है, और वो भी चुम्बक उल्टा रखा हो, नॉर्थ इधर जो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बता रहे हो यहाँ पे इसका दक्षिणी सिरा हो, और जो चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव बता रहे हो यहाँ कौन सा सिरा हो, यहाँ पे उत्तरी सिरा हो। तो बताओ बल रेखाएं कैसे निकलेंगी? इधर से निकलेंगी, नॉर्थ वाले से जो अंदर होगा उसी के हिसाब से ना। तो इधर से निकलती है हमारी नॉर्थ वाली बल रेखाएं, इस साइड से बल रेखाएं निकलती हैं, इधर जाती हैं, बल रेखाएं इधर से निकलेंगी, इधर साउथ वाले में जाएंगे, इधर यही सेम कंडीशन है। ज्यादा दुर्बल बना देगा इसको। देख लेना इसको, ध्रुव को। बल रेखाएं कहां से बनी? इधर से जाएंगी। कुछ बात समझ में आई? हम बात करें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। कैसे पता पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है? सबसे हम पहले हम इस बात पे बात करेंगे, कैसे पता पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र है? अगर हम चुंबकीय सुई को कितना भी घुमा दें, अभी दिखा भी देंगे, पहले हम पूरा थ्योरी पहले पूरा पढ़ लेते हैं ना। इसको हम कितना भी घुमा देंगे पर ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही जाके ठहरती है। चेक भी हम लोग कर चुके हैं, हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में। इसका मतलब क्या है? ये किसी चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करेगी। चुंबकीय सुई का एक ही काम है, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करना। पहला इसका गुण है। इसमें 3 गुण पाए जाते हैं पृथ्वी में, जिससे हम कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है। पहला क्या? चुंबकीय सुई हमेशा कहाँ जाके ठहरती है? उत्तरी दक्षिणी सिरे की ओर हमेशा ठहरती है, हमेशा उत्तर दक्षिण ठहरती है। स्वतंत्र छोड़ने पे कितना भी इसको घुमा दिया जाए। क्लियर है? पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक क्या होता है? अगर हम लोहे को गाड़ दें पृथ्वी के अंदर और एकदम जो चुंबकीय सुई जो दिशा बता रही है उसी दिशा में लोहे को गाड़ दो, एकदम गाड़ को उसको कुछ समय के लिए छोड़ दो, बाहर निकालोगे उसके अंदर चुंबक का गुण आ जाएगा। लोहे के अंदर किसका गुण आ जाएगा? चुंबक। लोहा नहीं चुंबक बन जाएगा वो डिपेंड करता है कितने समय तक रखते हो। अगर कम समय तक रखते हो तो कम समय के लिए आएगा, अगर बहुत लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसमें काफी लंबे समय के लिए भी चुंबकीय गुण आ सकता है। दूसरा गुण क्या हो गया? अगर इसमें लोहे को अगर क्या कर दिया जाए, लोहे को पृथ्वी के अंदर अगर दबा कर रख दिया जाए तो उसके अंदर भी क्या कौन सा गुण आ जाता है? ठीक है। तीसरी टॉपिक क्या होती है? इसमें उदासीन बिंदुओं का मिलना। अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो कहीं कहीं ऐसे बिंदु मिलते हैं जहाँ चुंबकीय प्रभाव क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। कई चुंबकों के मिलने से क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाते हैं, उसे कहते हैं चुंबकीय। तो यहाँ पे उदासीन बिंदु का मिलना। 3 इसके ऐसे गुण हैं। बात में 3 इसके अंदर गुण हो गए। चलो समझ आ गया चुंबकीय क्षेत्र का। अब इसमें थियरी सुन लो। नाम तो हमें नहीं पता, इसमें दिया भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा थियरी बताते हैं। इसके अंदर चुंबकीय गुण कहाँ से आता है ये आज तक कंफर्म नहीं हो पाया, किसी ने स्पष्टीकरण इसका नहीं किया है। कई सिद्धांत मिले हैं, जैसे हमने बताया एक विलियम करके थे, उन्होंने महाशय ने कहा कि पृथ्वी के अंदर एक छोटा आयताकार और प्रबल चुंबक इसको खोद के रखा गया है। कैसा रखा गया है? एक छोटा आयताकार जैसे हमने बनाया, इसमें छोटा आयताकार और प्रबल चुंबक पृथ्वी के अंदर गाड़ के रखा गया है, जिसका उत्तरी ध्रुव, जिसका चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की ओर है
चुंबकीय दक्षिण ध्रुव की ओर है, और उसका दक्षिणी ध्रुव चुंबक कहाँ है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर है। पास में ही। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने कहा, लेकिन अब समझना बात ध्यान से, उन्होंने दे तो दिया है थ्योरी, विलियम ने दे दिया, लेकिन उसके बाद थ्योरी कहाँ तक सही है? उन्होंने कहा पृथ्वी के अंदर केंद्र में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? पृथ्वी के अंदर केंद्र में एक छोटा आयताकार और प्रबल चुंबक रखा गया है। ठीक है, लेकिन अब बात यह है, सबसे पहला उसमें 2-3 रीजन थे। पहला क्या कि पृथ्वी का तापमान इतना अधिक है कि अगर उसके अंदर चुंबक रखा भी होता पृथ्वी के अंदर, तो वो इस अवस्था में पाया नहीं जाएगा। समझ में आ रही है? इसके अलावा अगर चुंबक ही है तो पृथ्वी पे हर जगह जब कोण हम देखते हैं तो कोण हमें अलग अलग बाहरी तल पे मिलता है। हर तरफ कोण क्या मिलेगा हमें? ये वाला अलग अलग मिलेगा। समझ में आ रही है? तो इसमें कई रीजन थे जो इसको नहीं माना गया। तो अगर मैं बता दूं तो रीजन तो अगर देखा जाए तो आज तक किसी को भी सही कारण नहीं माना गया है। ठीक है, लेकिन एक और कारण था, ये माना गया कि पृथ्वी के ऊपर जो गैसें हैं, पृथ्वी की सतह पे जो गैस है वह सूर्य के प्रकाश पड़ने से आयनित हो जाती। क्या हो जाती हैं? आयनित हो जाती हैं। और जब आयनित हो जाएंगी तो ये ऊपर उठती आयन, यानी पृथ्वी के समतल पे क्या पाया गया? आयन पाए गए, आवेश पाए गए। और पृथ्वी हमेशा क्या होती है? ऐसे अक्ष की तरह घूमती है, घूम रही है। तो पृथ्वी के घूमने का मतलब क्या हो गया? ऊपर का जो वायुमंडल है वो इसके सापेक्ष गति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मान लो भले ही हमने यहाँ आवेश को रोक दिया, गैस इसके ऊपर मान लो सतह पे है, पृथ्वी पे आयनित हो गई सूर्य के प्रकाश से। अब आयनित होने के बाद मान लो भले ही ये स्थिर है, पृथ्वी तो घूम रही है ना, तो पृथ्वी के सापेक्ष इसकी गति है कि नहीं? भले ही स्थिर है, पर पृथ्वी के सापेक्ष गतिमान है कि नहीं है? तो इस गति के कारण आवेशों का प्रवाह हो जाता है। आवेशों क्या होता है? प्रवाह होता है। और ये आवेश जब इसमें चलने लगते हैं तो ये एक तरह से आवेश के चलने से क्या उत्पन्न हो गई? पृथ्वी की सतह पर धारा उत्पन्न हो गई। क्या हो गई? धारा उत्पन्न हो गई। और यही धारा क्या करती है? पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। पर इसको भी उचित कारण नहीं माना गया। एक और थ्योरी थी कि पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण यहाँ की जो गैस है, वो जो वायु है, वह आयनित होकर ध्रुवों की तरफ उठने लगती। किधर उठने लगती हैं? यहाँ से ध्रुवों की तरफ उठने लगेंगे। जब ध्रुवों की तरफ ये जाने लगते हैं, इनके चलने से फिर से धारा उत्पन्न होती है। और यही धारा क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। 4 थ्योरी मुख्य रूप से है। और एक और थ्योरी थी कि हमने बताया भी होगा एक बार, द कोड मूवी हॉलीवुड की, हमने जिक्र किया था इसका। उसमें इस थ्योरी की चर्चा की गई है कि पृथ्वी के अंदर खास करके जितनी भी धातुएं पाई जाती हैं, लेकिन हम बात करेंगे किसकी मुख्य रूप से? लोहे की और निकिल की केवल बात करेंगे। पाई तो सभी जाती हैं, पर हम मुख्य रूप से किसकी बात करेंगे? लोहे और निकिल की बात करेंगे। तो जो लोहा और निकिल होता है वह पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा होता है अंदर केंद्र में कि वह गलित अवस्था में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? गलित अवस्था में पाया जाता है। गलित अवस्था का मतलब क्या हो गया? द्रव के वासना किस अवस्था पाया गया? गलित अवस्था द्रव में पाया गया। यानी एक तरह से पाया गया क्या हो, जैसे हमारा जैसे बैटरी होती है, विलयन पाया जाता है आयनित रूप में, वैसे पाए जाते हैं। पृथ्वी के अंदर अधिक तापमान के कारण जो लोहा और निकिल जैसी धातुएं, तो हम बात केवल 2 ही धातु करेंगे, लोहा और निकिल की, यह गलित अवस्था में पाए जाते हैं आयनित रूप में। तो पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो घूर्णन के कारण पृथ्वी जब घूमेगी तो इसके अंदर रखा हुआ द्रव भी क्या होता है? घूमता है। द्रव नहीं घूमेगा? किसी बर्तन को घुमाओगे उसके अंदर द्रव हो तो द्रव नहीं घूमेगा। तो पृथ्वी जब घूमती है तो उसके अंदर जो द्रव के रूप में जो हमारे क्या है? लोहा और क्या है? निकिल है, वो भी घूमता है। और जब घूमने का मतलब क्या हो गया? वो घूमना शुरू कर दिया। जब ये घूमते हैं अंदर तो इनके घूमने से क्या हो गया? असल में कौन घूम रहा है? यहाँ पे आवेश घूम रहे हैं, आयन घूम रहे हैं। तो आयन जब घूमते हैं यानी दौड़ते हैं यानी चलते हैं यानी प्रवाह होता है, तो इससे क्या उत्पन्न होती है? धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? धारा। और धारा के कारण क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इतनी थ्योरी है, पर पूरी तरह से किसी भी सिद्धांत का भी स्पष्टीकरण नहीं अभी तक नहीं हो पाया, क्योंकि पृथ्वी के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं कि ये अद्भुत गुण है अपने आप में। कोई भी इतने ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता। पास में आ गई? ये सिद्धांत है, इसमें समझ आ गया। ये हमारा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र के जो कारण हैं ये भी दिए गए, पर वास्तव में अभी तक कोई भी पूर्णतः मान नहीं किया गया, किसी को भी मान्यता नहीं दी गई पूर्णतः, वैज्ञानिकों ने पूर्ण रूप से समर्थन नहीं दिया है। इसके अलावा इसमें आ जाओ भौगोलिक अक्ष, समझ में आया? इसमें आ जाओ टॉपिक देखो छोटी छोटी। इसमें पहली टॉपिक इसमें भौगोलिक अक्ष देख लो। भौगोलिक अक्ष, भौगोलिक अक्ष किसे कहते हैं? पृथ्वी जिस अक्ष के सापेक्ष क्या करती है? घूर्णन करती है, उसी को कौन सा अक्ष कहते हैं? भौगोलिक अक्ष। क्योंकि सभी मौसम होना, दिन रात होना, ये सब किस पे आधारित होता है? पृथ्वी के घूर्णन पे। किस पे आधारित होता है?
पृथ्वी घूर्णन पे, इसीलिए इसको कहते हैं भौगोलिक अक्ष। पृथ्वी जिस अक्ष के सापेक्ष अपने ध्रुव पे घूमती है इसको क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। दूसरा आ जाओ उसमें, चुंबकीय अक्ष। ठीक है, पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र जो है यह जिस अक्ष के कारण उत्पन्न होता है, जो जिस अक्ष के कारण उत्पन्न होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष। या ऐसे भी कह सकते हो, दूसरा तरीका देख लो, आसान तरीका, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? यही ना है, चुंबकीय, देखो उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। बात में आ रही है? भौगोलिक अक्ष जानना हो तो लिख सकते हो, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक अक्ष कहते हैं। या सिंपल इसे भी कह सकते हो, पृथ्वी जिसका घूर्णन, पृथ्वी जिस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करती है वही हमारा क्या कहलाता है? भौगोलिक अक्ष कहलाता है। उत्तरी सिरा जो होगा वो क्या कहलाएगा? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। घूर्णन अक्ष का, ये घूर्णन अक्ष है हमारा, घूर्णन अक्ष का जो ऊपरी सिरा है उसको क्या कहते हैं? भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। ठीक है, समझ जाओ। और जो नीचे सिरा होता है उसको क्या कहते हैं? भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद जो हमारा चुंबक होता है वो इससे थोड़ा सा हट के होता है। ठीक है, जो हमारा चुंबकीय ध्रुव होता है वो भौगोलिक से जरा सा क्या होता है? थोड़े से कोण पर हट के होता है। लगभग प्रयोग में कितना पाया गया? 11.5 अंश हटकर होता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। इस वाले से कंफ्यूज मत होना, उत्तर की तरफ उत्तर ही बनेगा, दक्षिण की तरफ दक्षिण ही बनेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा कोण हटके होता है, तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव हो गया चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अगर इसकी दिशा बतानी हो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव तो सिंपल सा देखो, चुंबक की परिभाषा हमेशा कंपास सुई या चुंबकीय सुई से ही बनती है। ठीक है, तो अगर चुंबकीय सुई को स्वतंत्र छोड़ने पर, ध्यान सुन लो, चुंबकीय सुई को स्वतंत्र छोड़ने पर चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा जिस दिशा में ठहरता है उसी को कहते हैं चुंबकीय अक्ष कहते हैं। जिसमें भी उत्तरी दक्षिण स्टैंड करेगा उसको क्या कहते हैं? चुंबकीय अक्ष कहते हैं। अगर चुंबकीय सुई को यहाँ छोड़ दो, ठीक है, चुंबकीय सुई का हमेशा उत्तरी ध्रुव इधर होगा और दक्षिणी ध्रुव हमेशा इधर होगा। तो चुंबकीय सुई को स्वतंत्र छोड़ने पर यह जिस दिशा में ठहरती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय। अब एक चीज और जान जाओ, चुंबकीय सुई को ले जाते यहाँ पर, जैसे लेकर जाओगे ध्रुवों पर पहुंचने पर, किस ध्रुवों पर? चुंबकीय ध्रुवों पर पहुंचने पर चुंबकीय सुई यहाँ लंबवत हो जाती है। चुंबकीय सुई क्या होती है? यहाँ पर चुंबकीय सुई को लेके जाओ, ठीक है, जैसे चुंबकीय सुई सबको दिख रही है, दिख रही है ना, तो इसको जनरली ऐसे क्षैतिज करके हम लोग देखते हैं। तो अगर हम इसको कहाँ लेके चले जाएंगे? चुंबकीय सुई को अगर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पे लेके चले गए तो वहाँ चुंबकीय सुई का जो उत्तरी सिरा है वो सीधे नीचे की तरफ हो जाएगा। सीधे नीचे, हम ऐसे रखेंगे लेकिन सीधे नीचे हो जाएगी, सीधे ऐसे नीचे हो जाएगी ऐसे। तो हम ऐसे भी अगर बनाना हो, जैसे परिभाषा की जरूरत नहीं है, फिलहाल हमने आउट ऑफ सिलेबस बता रहे हैं जानकारी के लिए। ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर उत्तरी ध्रुव पर, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर, भौगोलिक में नहीं, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर अगर चुंबकीय सुई को लेकर रख दिया जाए तो चुंबकीय सुई का जो उत्तरी सिरा है वह कहाँ होगा? अभी लंबवत नीचे की तरफ होगा और साउथ वाला जो सिरा होगा दक्षिणी वाला वो ऊपर की तरफ होगा। बात समझ में आएगी नहीं है? ठीक है, ऐसे यहाँ जाओ, अगर यहाँ पे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव पे चुंबकीय सुई ले जाए तो दक्षिणी सिरा कहाँ होगा? यहाँ पे तल पे लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा और उत्तरी वाला क्या हो जाएगा? ऊपर की ओर। पास में आ गई? हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दक्षिणी उत्तर, जैसे मान लो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव बताना है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, तो हम कह सकते हैं कि चुंबकीय उत्तरी ध्रुव वह बिंदु है जहाँ पे चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा क्या होता है? लंबवत नीचे की तरफ होता है कि नहीं? और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? जहां पे हमारा चुंबकीय सुई का दक्षिणी सिरा क्या हो जाएगा? दक्षिणी सिरा नीचे की ओर लंबवत होगा। बात में आई? तो चुंबकीय, एक मिनट रुक जाओ, चुंबकीय अक्ष समझ में आया? चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव समझ में आया? चुंबकीय ध्रुव समझ में आया कि नहीं है? चुंबकीय ध्रुव पे स्थित वह स्थान है जहां पे चुंबकीय सुई क्या होती है? तल की अभिलंबवत ठहरती है। तल के अभिलंबवत चुंबकीय सुई लेके जाओगे, फिलहाल चुंबकीय सुई देखो ऐसे ठहरती, मैं बता दूं, कहीं भी चुंबकीय सुई रखोगे ना तो हल्का सा उत्तर दक्षिण से घूम जाएगी, थोड़ा सा ऊपर या नीचे ऐसे ठहरेगी ऐसे। लेकिन जैसे मान लो हम जैसे ध्रुव पे गए, ध्रुव या तो ऐसे हो जाएगी या तो ऐसे स्टैंड कर जाएगी सीधे।
तो ध्रुवों पे स्थित वह बिंदु जहाँ पे चुंबकीय सुई क्या होती है, तल के अभिलंबवत ठहरती। कहाँ ठहरती? तल के अभिलंबवत ठहरती है, उसी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय ध्रुव। अब अभिलंबवत कैसे ठहरेगी? अगर चुंबकीय ध्रुव में उत्तरी वाला है तो उत्तर वाला वहां नीचे होगा, दक्षिण वाला ऊपर होगा। ऐसे ही यहाँ पर, ठीक है, जो उत्तर वाला होगा वो नीचे हो जाएगा और दक्षिण वाला, एक मिनट, दक्षिणी वाला नीचे हो जाएगा तल पर और उत्तरी वाला क्या हो जाएगा? ऊपर। ऐसे ठहरता है इसमें, ठीक है। और दोनों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय अक्ष कहलाती है। क्लियर हो गया ये? निरक्ष किसको कहते हैं? चुंबकीय निरक्षी स्थित पहले भी पढ़े हो। चुंबकीय निरक्ष या निरक्षी बताया गया था, लंबवत जो होती है। अगर ऐसे इसको खींचो, अभिलंबवत है कि नहीं है? ये हमारा अक्ष है, हमने बताया था। ये हमारा चुंबकीय निरक्ष हो जाएगा, जो हो गया चुंबकीय निरक्ष हो जाएगा, ठीक है। निरक्ष का मतलब होता है लंबवत। जैसे मान लो यही है, अगर इस पे ऐसे लंबवत कर दो तो ये, अगर ऐसे मान लो कोई वस्तु है, अब इसके अगर सीध में लोगे तो ये अक्षी स्थित है, इधर लो अक्षी हो जाएगा। इसके लंबवत लो तो निरक्षी हो जाता है। मान लो हमने ऐसे तिरछे कर दिया, अब इस सीध में लोगे ऐसे तो अक्षी है, और इसके लंबवत ऐसे लोगे तो निरक्षी। हमसे अगर करा चुंबकीय निरक्ष या वही निरक्षी, तो चुंबकीय अक्ष हमारा ये है, इस पे लंबवत ऐसे खींच दो, ये बन जाएगा चुंबकीय निरक्ष। अगर भौगोलिक निरक्ष निकालना हो तो भौगोलिक हमारा ऐसे है, तो इस पे ऐसे बन जाएगा। समझ रही? एक चीज और है, ये जो कोण होता है अलग अलग मिलता है, उसका रीजन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई है। तो हमने घूर्णन अक्ष सीधा तो बना दिया है, पर वास्तव में पृथ्वी सीधे नहीं घूमती है। 23.5 अंश क्या है? झुकी हुई है। हर ग्रह लगभग थोड़ा बहुत झुके हुए हैं। सबसे ज्यादा झुका हुआ ग्रह कौन है? वरुण ग्रह, उसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। 82.5 डिग्री झुका हुआ है, उसको झुकना थोड़ा कहते हैं। ये देखो, ये हो गया ना 82.5 में इतना झुक गया, उसको झुका हुआ थोड़ा कहते हैं। लेटा हुआ ही कहो, क्योंकि 90 अंश पे झुक जाए। अगर कोई चीज ऐसे है 90 अंश झुक गई तो सीधे हो गई ना, पर 90 में कितना बचा? 82.5 मतलब 7.5 अंश कल बचा, तो उसको झुकना नहीं कहते। वो तो मान लो लेटा हुआ ग्रह हो गया। ये टॉपिक क्लियर हो गया इतना? देखो इसमें, अच्छा चुंबकीय निरक्ष पे हमने नहीं बताया चुंबकीय सुई कैसे ठहरती है। चुंबकीय सुई जो है, हमने कहा कि जिस, अगर कहीं पृथ्वी के किसी सतह पे हम चले गए, कहीं भी चले गए पृथ्वी पे, अगर वहां पे चुंबकीय सुई अगर सतह की अभिलंबवत या ऊर्ध्वाधर का ठहर गई तो वो तो हमारे चुंबकीय ध्रुव हो गए। क्या हो गए? चुंबकीय ध्रुव। अगर कहीं समांतर एकदम हो गई, पृथ्वी की क्या हो गई? समांतर हो गई, तो वो हमारा कहलाता है चुंबकीय निरक्ष। यानी चुंबकीय निरक्ष पे अगर चुंबकीय सुई रखोगे तो एकदम ऐसे समांतर, एकदम पृथ्वी तल के समांतर हो जाए। इसके अलावा जैसे हम लोग तो फिलहाल निरक्ष पे नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ ऊपर आते हैं इस कैटेगरी में, कर्क रेखा के आसपास आते हैं। इधर क्या है? नीचे मकर रेखा, यहाँ हम लोग आसपास आते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कभी भी चुंबकीय सुई देखना ऐसे नहीं ठहरेगी, कभी सीधे नहीं ठहरेगी, हमेशा ऐसे नीचे या ऊपर ऐसे बना रहेगा। अगर पृथ्वी के समांतर ऐसे चुंबकीय सुई हम दिखाएंगे, ऐसे रखेंगे, कभी भी ऐसे सीधे नहीं ठहरेगी, या तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे बनेगा उसमें, क्योंकि हमारे तल के हिसाब से बनता है। तो चुंबकीय निरक्ष हो गया, जहाँ पे चुंबकीय सुई क्या होती है? पृथ्वी के तल की क्या हो जाएगी? सतह के समांतर ठहरती है और निरक्ष हो जाएगा हमारा। भौगोलिक या अमोत्तर क्या होता है? जो हमारा ये भौगोलिक अक्ष है, अगर भौगोलिक अक्ष पे एक लंबवत तल बना दिया जाए, क्या बना दिया? लंबवत तल। जैसे मान लो इधर हमारा हो गया नॉर्थ, देखोगे इधर नॉर्थ हो गया, इधर हो गया साउथ। मान लो इधर नॉर्थ हो गया उत्तरी, इधर क्या हो गया? साउथ। अब यहाँ पे अगर सीधे ऐसे एक तल बना दो, क्या बना दो? इसको सीधे तल बना दो, दबती है कुछ स्केल, ठीक है। जैसे मान लो ये हमारा बन गया, ये हमारा अक्ष हो गया। अगर इसकी सीध पे हम ऐसे तल बना दें, इसी तल को कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर। क्या कहते हैं इसको? भौगोलिक यामोत्तर। ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव हो गया, इधर भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये हो गया भौगोलिक यामोत्तर। अगर यहीं पे थोड़ा सा देखना, ये भौगोलिक हो गया अक्ष, यहीं से अगर हम क्या बनाएं, यहीं से थोड़ा सा घूम के हमारा क्या बनता है? चुंबकीय अक्ष बनता है। चुंबकीय अक्ष किसे कहते हैं? चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है वही हमारा क्या है? चुंबकीय अक्ष उसी दिशा बनता है। हमारा थोड़ा सा घूम गया, ऐसे घूम गया। तो अब बताओ, अगर इसको ऐसे बनाओ, यहाँ पर ऐसे बना दो घुमाकर,
तो ये हमारा कहलाता है भौगोलिक यामोत्तर। सिंपली सुनो, ये भौगोलिक अक्ष जो है हमारा, भौगोलिक अक्ष से होकर गुजरने वाला अभिलंबवत तल, भौगोलिक अक्ष से गुजरने वाला अभिलंबवत तल क्या कहलाता है? भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। ठीक है, सिंपल सी भाषा में एकदम है। और दूसरी बात, चुंबकीय यामोत्तर किसे कहेंगे? यहाँ से थोड़ा सा घूमकर हल्का सा घूम जाएगा कोई कोण, इसी कोण पे कौन होता है? इस कोण पे कौन होगा? चुंबकीय अक्ष होगा। तो चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला अभिलंबवत तल क्या कहलाएगा? ये कहलाता है चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। समझा गया? चुंबकीय अक्ष से, देखो हमने बता दिया, ये हमारा भौगोलिक अक्ष इस तरह आएगा सीधे में, चुंबकीय अक्ष थोड़ा सा घूम के आता है। चुंबकीय अक्ष क्या होता है? थोड़ा सा घूम के आता है। तो चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरने वाला जो अभिलंबवत हमारा क्या होगा? तल होगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और भौगोलिक अक्ष से जो गुजरने वाला अभिलंबवत क्या होगा? हमारा तल होगा। उसको कहते हैं भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। सुना कि नहीं? ठीक है, अगर इसकी परिभाषा बनानी हो तो हम ऐसे बना सकते हैं। भौगोलिक चुंबकीय अक्ष को कौन बताता है? चुंबकीय अक्ष को कौन बताएगा? चुंबकीय सुई बताएगी ना। तो चुंबकीय सुई हमारी जिस दिशा में ठहरती है, चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है, उस दिशा से होकर गुजरने वाला, जैसे चुंबकीय सुई हमारी ठहर गई, तो इस चुंबकीय सुई से, चुंबकीय सुई ठहर गई ना, इस चुंबकीय सुई के तल के अभिलंबवत जो हमारा तल बनता है उसी को क्या कहते हैं? चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। और भौगोलिक में, भौगोलिक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के अभिलंबवत जो तल बनेगा उसको क्या कहेंगे? भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे। ठीक है, अभी हम इसको भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर इसको बता देना, चुंबकीय सुई बता देना। हम 4 टॉपिक इकट्ठा बताएंगे, भौगोलिक यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, इसके अलावा 2 और टॉपिक बताएंगे। दिक्पात कोण, इसमें क्या हो जाएगा? दिक्पात कोण। एक बताएंगे इसमें नमन या नति कोण। नमन या इसको कहते हैं नति कोण। और अगर यहाँ पे थोड़ा सा घुमा हुआ है ना, चुंबकीय अक्ष दिख रहा है, चुंबकीय अक्ष, इस पे अभिलंबवत ऐसे तल बना दो तो क्या बन जाएगा? ये चुंबकीय यामोत्तर। इनके बीच का जो कोण होता है इसी को हम लोग कहते हैं दिक्पात कोण। क्या कहते हैं इसको? दिक्पात कोण। क्योंकि ये जो संरचना बनी है पृथ्वी के अंदर से बनी है, और पृथ्वी के हम कहाँ पर हैं? अंदर हैं, पृथ्वी की सतह पर हैं। और पृथ्वी की सतह क्या होती है? हर जगह जो है मुड़ी होती है, कहीं उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होता है। तो हर जगह जो है हमारा जो दिक्पात कोण है वो अलग अलग आएगा। हम कैसे निर्धारित करेंगे? हम आराम से चुंबकीय सुई का उत्तरी सिरा भौगोलिक उत्तर में कर देते हैं। हमें पता है भौगोलिक उत्तर किधर है। जिधर हम कहते हैं कि इधर उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पूर्व अपने निर्धारित करते हैं ना, वो भौगोलिक होता है। भौगोलिक दिशा में इसका उत्तरी कर देंगे, उत्तर सिरा। उसके बाद आराम से इसको हम रोक देंगे। अब देखेंगे हमारा जो चुंबकीय सुई है उसका उत्तरी सिरा कहाँ रुक रहा है। वो हमेशा देखना इस उत्तर से थोड़ा सा हट के घूमता है ना, थोड़ा सा इस उत्तरी ध्रुव से घूमकर हटेगा। जितना कोण हटाओ वही हमारा कहलाता है दिक्पात कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। यानी किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। किसी स्थान पर भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण कहलाता है। यानी चुंबकीय सुई अगर मान लो उत्तर से थोड़ा सा हट के, जितना कोण हट के, अभी दिखाएंगे, चुंबकीय सुई उत्तर से जितना भी हट के घूम रही है, जितना भी उत्तर से हट कर स्टैंड कर रही, रुक रही है, वही हमारा कौन सा कोण है? दिक्पात कोण। और न्यून कोण होता है, कौन सा कोण होता है? न्यून कोण, यानी 90 अंश से कम ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 90 अंश पे इधर नहीं स्टैंड करेगा। नमन या नति कोण क्या होता है? मतलब नमन का मतलब क्या होगा? झुकाव। हमने कहा कभी भी ये पृथ्वी के समांतर चुंबकीय सुई रुकती है। पृथ्वी के क्षैतिज के समांतर कभी भी चुंबकीय सुई नहीं रुकती। अगर पृथ्वी के समांतर हम कर दें, ऐसे क्षैतिज में पृथ्वी रख दें, तो ये कभी भी पृथ्वी के समांतर नहीं रुकेगी, या तो थोड़ा सा ऊपर उठेगी या तो नीचे। उसी को कहते हैं नमन या नति कोण। यानी चुंबकीय सुई को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर वह पृथ्वी के क्षैतिज से जितना कोण बनाती है उसी को नमन कोण या
नति कोण कहा जाता है। चुंबकीय सुई को स्वतंत्र अगर छोड़ दिए तो दो बात याद रखना, कभी उत्तर दिशा में नहीं ठहरेगा, है थोड़ा सा घूम जाएगा, और जितना घूम रहा है वो हमारा क्या है, दिक्पात कोण है, एंगल ऑफ क्या हो गया, डिक्लाइनेशन हो गया। इसके अलावा दूसरी बात, वो कभी भी पृथ्वी की समांतर से रख दो, लेकिन चुंबकीय सुई पृथ्वी की समांतर नहीं रुकेगी, वो थोड़ा सा ऊपर या नीचे दबकर रुकेगी। तो जितना भी वो क्षैतिज से कोण बना रही, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ, उसे हम लोग कहते हैं क्या, नमन कोण या नति कोण कहा जाता है। समझ में बात आई कि नहीं? ये हमारा हो गया, इसको हम अभी दिखा देना सभी को, इसको नोट कर लो, बाकी चीजें बता देना इसमें।